गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलो आ जाओ, आज हम देखते हैं आपकी हेलो एल्केन की आगे के रिएक्शन। इसको बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भैया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये समझेंगे आज हम कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, जनरल बात ये समझो कि नाभिक रागी, पहले सबसे पहले हम समझेंगे नाभिक रागी क्या होता है। नाभिक रागी क्या होता है? तो नाभिक रागी क्या होता है, सिंपल समझो, न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं। नाभिक रागी, नाभिक मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। नाभिक जो होता है प्लस में, न्यूक्लियस क्या होता है? प्लस में होता है। और प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है? अभी नाभिक का मतलब समझ गया, नाभिक होता है। और रागी का मतलब होता है लाभ या स्नेह करने वाला। स्नेह मतलब प्यार बांटने वाला। तो नाभिक जब प्लस में है तो इसके पास आके जुड़ेगा कौन? माइनस। जैसी बात है, कौन आएगा? माइनस आएगा। मतलब प्लस से कौन मिलेगा? माइनस वाला मिलेगा। मतलब नाभिक रागी प्लस में है तो इस पर कौन आएगा? माइनस आएंगे। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सिंपल बात समझो कि जो माइनस होते हैं वो कौन कौन, नाभिक रागी होते कौन कौन है? नाभिक मतलब प्लस और रागी मतलब स्नेह करने वाला। तो प्लस से प्यार करने वाला कौन हो सकता है? माइनस। अब माइनस इससे प्यार करेगा तो प्यार कैसे करेगा ये भी तो डिपेंड करता है ना, किस तरह का इसका प्यार है। तो इसके प्यार को दर्शाने के लिए हमने कुछ मैटर बनाया। कैसे? तो इसका प्यार को दर्शाने के लिए तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक नाम दिया, न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक चीज को यहाँ पे हटा के, जैसे मेरे पास दो न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसको हटा के इसको भगा देगा, इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। यहाँ पे एक आदमी है, हाँ, यहाँ पे एक आदमी है और एक आदमी हमारा यहाँ पे। ये वाला आदमी इसको हटा के इसकी जगह पे लग जाएगा, इसको बाहर फेंक देगा। ये होती है हमारी नाभिक रागी। मतलब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं NU माइनस। NU माइनस ये होता है हमारा नाभिक रागी होता है। इसको मैं डिनोट करता हूँ NU माइनस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम ये समझेंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। उससे पहले मैं कुछ नाभिक रागी के नाम बता दूंगा आपको। नाभिक रागी हमारे क्या होते हैं? जैसे हो गया Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन, OH। OH कौन कौन दे सकता है? KOH दे सकता है, या NaOH दे सकता है, और H2O भी दे सकता है। हाँ, तो सभी OH माइनस, सभी माइनस में होते हैं। जो माइनस में होंगे वही इसके पास आएगा, प्लस वाला नहीं आएगा, माइनस वाला ही आएगा इसमें। H2 में से क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। इसमें से क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। इसमें से क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो सारे क्या हो जाएंगे? नाभिक रागी हो जाएंगे। मतलब ये सब प्लस से प्यार करेंगे। किससे करेंगे? प्लस से प्यार करेंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलो एक मिनट, ओके। अब क्या होगा, सिंपल समझिएगा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे मैंने लिया दो तरह के न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लिया CH3Cl प्लस यहाँ पे Cl ले लो, Br ले लो, आयोडीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, जो मन करे आपका। एक्स ग्रुप, कोई भी एक्स ग्रुप ले लो, एक्स ग्रुप। ठीक है, कोई भी एक्स ग्रुप ले लो। यहाँ इसको क्या बोलते हैं? CH3 को, कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? R। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लोगे आप तो उसको क्या बोलेंगे? X। कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर? इसमें से OH को ले लेते हैं, ये है न्यूक्लियोफाइल, OH ले लिया हमने। अब क्या करेगा ये OH, इसको हटा देगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का डिनोट किससे करते हैं हम? NU माइनस से। तो इसको डिनोट कर देंगे NU माइनस से प्लस। इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाया। अब जनरल में क्या निकलता है, देखो ध्यान से। CH3 को एक OH, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। ये हटा के इसके जगह पे ये लग जाएगा CH3, यहाँ पे OH प्लस Cl को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, बाहर कर दिया। मतलब वो आएगा, इसको हटाएगा, इसके जगह पे खुद लग जाएगा और भगा देगा। अच्छा, अटैक कौन करेगा? जैसी बात है, जो बड़ा होगा वही अटैक करेगा। इसका मतलब OH बड़ा है तभी तो ज़्यादा ताकतवर है, तभी तो इसको हटा रहा है। इसी तरह NU आया, इस पे अटैक किया, बनाया RNU माइनस। मैंने माइनस का चार्ज इसलिए लगाया है क्योंकि वो माइनस में होता है, मैंने हटा देता हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया? X माइनस बाहर हो गया। तो जो NCERT बताती है वो इस तरह से बताती है, इसका रिएक्शन इस तरह होता है। देख लो NCERT में इसी तरह दिया गया होगा।
किताब में नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया को इस तरह से लिखा गया RX न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे RU प्लस X। चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया दो तरह से होती है। दो तरह में क्या क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। बता दो इसको ऊपर, समझ आ गया? ठीक है, एक होती है हमारी SN1 रिएक्शन, एक होती है SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 एक एक करके हम पढ़ेंगे दोनों को, एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। इसको मिटा दें क्या? चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सब माइनस में होंगे, जितनी भी न्यूक्लियोफाइल हो गए सब माइनस में होंगे। तो SN1 रिएक्शन में पहले पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? SN1 को क्या बोलते हैं हम? SN1 को क्या बोलते हैं? एक अणुक, पहले मैं हेडिंग लगा दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक अणु का यहाँ पे, एक अणु का यहाँ पे प्रतिस्थापित होता है, हटाया जाता है, उसको हटा के दूसरा लगाया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूनी मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल को माइनस से नोट कर देते हैं, NU माइनस से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है? ये होता है, ये हेडिंग लगाइएगा आप। इसके बाद मैं जितना चीज में लिखवाते जाऊं आप एक एक चीज को लिखते जाइएगा। अच्छा, सबसे पहले चीज इसके बारे में बात करेंगे, इसको बोलते हैं SN1। SN1 कोई नीचे लिखता है, कोई ऊपर लिखता है, तो कोई टेंशन इसमें नहीं। SN1 का क्या मतलब होता है? इस मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापित होता है। सब्स्टिट्यूशन की हिंदी क्या होती है? प्रतिस्थापित होता है, हटाया जाता है। कितना? न्यूक्लियोफाइल हटाया जाता है, न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापित होता है। कितने न्यूक्लियोफाइल का होता है? एक न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापित होता है। कैसे होता है देखो, सबसे पहले तो ये दो स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है, मतलब 2 चरण होते हैं इसके। आपसे पूछा जाए SN1 रिएक्शन में कितने चरण होते हैं, तो आप बताओगे कि इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है? कार्बन धनायन का निर्माण होता है, और दूसरे चरण में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल बोलते जो हमारा OH हो सकता है, ClBr कुछ भी हो सकता है, NH3 साइनाइड, मतलब वो किसी के साथ में रहेगा, वो किसका क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं क्या? रिएक्शन करवाते हैं, और इसमें हम स्टेबल कार्बन लेंगे। स्टेबल क्या कार्बन होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कौन कौन से होते हैं? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्बन कौन सा होता है? 3 डिग्री। तो इसमें हम क्या लेंगे? सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री का कार्बन लेंगे। कितने कार्बन लेंगे? 3 डिग्री का। तो चलो इसको मैं मिटाऊंगा, आप हेडिंग लगा लिए होगे तो ठीक है। आप कॉपी किताब निकाल लो और नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ। इसको मिटा दो क्योंकि अब आपको पता चल गया है। ठीक, देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? यहाँ पे हम लेते हैं CH3, एक कार्बन CH3, क्योंकि हमको 3 डिग्री कार्बन लेना है, तो हम 3 डिग्री 1 2 3, एक कार्बन से 3 कार्बन में टच में है, उसके साथ लगा हुआ है Cl। इसको जनरल भाषा में क्या बोल दिया गया? RX। कौन सा कार्बन है ये? 3 डिग्री का। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। ठीक, पहले स्टेप में हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा देंगे, क्योंकि जल लेंगे जब तो उसमें जल जब लेंगे हम तो H2O होता है। ये एक ध्रुवीय अणु होता है, ध्रुवीय अणु जिसको बोलते हैं। ध्रुवीय अणु का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अभी समझो ध्रुवीय अणु का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये सिर्फ एक काम करेगा, विलायन का, ये एक तरह विलायक की तरह काम करेगा। यहाँ पे विलायक की तरह जानते हो, विलायक का मतलब जानते हो? यहाँ पे मतलब इसको घोल देंगे इसमें, तो इस बंध को क्या कर देगा? या कमजोर कर देगा, और जब कमजोर कर देगा तो ये आसानी से टूट जाएगा। कमजोर करेगा तो टूट जाएगा, जब टूट जाएगा बन तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने के लिए आराम से अटैक कर सकेगा। बस इतना काम करता है। बस ये समझो इसका कि H2 इसमें क्यों लिया जाता है कि यहाँ पे एक विलायक की तरह काम करता है, यह ध्रुवीय अणु होता है। यहाँ पे इस बॉन्ड को हम कमजोर करने के लिए करते हैं। जब यहाँ से Cl निकलेगा तभी तो इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो जब तक यहाँ से Cl निकलेगा नहीं तब तक कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं किसको? जल अपघटन को। जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर?
जल घटना मतलब H2O, हमको इसमें से OH चाहिए, ये देता है H प्लस और OH माइनस, हमको यहाँ से OH चाहिए, बस OH चाहिए। ये हमारा जल घटना मतलब ये क्या करेगा, इस 3 डिग्री कार्बन था, 3 डिग्री कार्बन जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसके बंध को कमजोर कराएगा, ऐसे समझ लो। चीनी है, चीनी को गलाना है। अब चीनी को गलाना है तो क्या करेंगे, अगर एक बार उसको हम सूखे बर्तन में रख के गर्म करेंगे सूखे बर्तन में, तो जल्दी नहीं गलेगा, लेकिन पानी के साथ डाल देंगे तो जल्दी गल जाता है, इस तरह से। तो इसके बंध को जब तोड़ेंगे, तो जब इसके बंध को तोड़ेंगे तो देखो ध्यान से कैसे टूटेगा, ये बहुत धीमे धीमे होती है, स्लो स्टेप में होती है। यहाँ जल घटना हो रहा है स्लो स्टेप में होता है, किसमें होता है, स्लो स्टेप में, स्लो स्टेप, धीमी पद होता है इसका, धीमा पद। पूछा जाएगा एस एनमर रिएक्शन में जो चरण नंबर 1 होता है, चरण 1 होता है, स्टेप 1 होता है, वो क्या होता है, स्लो स्टेप में होता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो स्लो स्टेप में हुआ क्या हुआ, यहाँ से Cl और कार्बन के बीच का बंध तोड़ता है। यहाँ Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो Cl क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन दोनों को लेकर निकल जाता है, और ये क्या बना लेगा, Cl माइनस। अब माइनस क्यों बनाएगा सर, देखो माइनस इसलिए बनाएगा क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया, तो जो लेके जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा उस पर चार्ज क्या आता है, माइनस का, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया होता है उस पर चार्ज क्या आता है, प्लस का। तो इसमें क्या होता है, प्लस CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा इसका, प्लस का। और जब कभी भी किसी कार्बन पे प्लस का चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं कार्बधनायन, कार्बधनायन, इंग्लिश बोलते हैं इसको कार्बकैटायन, कार्बकैटायन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, सिंपल बात समझो, इसकी एस एनमर रिएक्शन की थ्योरी लिखनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ये पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, पूछा जाता है कि पहले में क्या होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है कि इसके बंध को तोड़ता है और यहाँ कार्बधनायन का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो खाली हो गया इस पे, अब ये प्लस में हो गया, अगर अभी इस पे माइनस पे चार्ज होता तो OH इस पर अटैक नहीं कर पाता, क्यों ना कर पाता, ध्यान दो, क्योंकि इस पर चार्ज प्लस का है, तभी तो माइनस वाला अटैक करेगा। अगर इस पर माइनस वाला होता, अगर इस पर माइनस होता तो माइनस वाला कैसे अटैक कर सकता, माइनस में माइनस कहाँ जुड़ता है भाई, प्लस में ही तो माइनस जुड़ेगा, तब इस पर अटैक। देखो सोच के बनाया गया, इसको सोच के बनाया गया कि क्या होगा जब प्लस में आएगा तभी माइनस वाला अटैक कर पाएगा, अदरवाइज कर ही नहीं पाएगा। जो दूसरा स्टेप होता है हमारा, दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, CH3, यहाँ पे CH3 और CH3, ये चार्ज क्या है, प्लस का। क्लियर। अब क्या होगा, अब इस पर अटैक करेगा OH, बहुत फास्ट करता है ये, मतलब पहला वाला तो धीरे धीरे हुआ था, और दूसरा वाला क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा, फास्ट। यहाँ पे H2O लिख ले रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन पे। अब ये कहाँ से OH कहाँ से आया है, अगर पूछे तो OH कहाँ से आया, इसी जल से आया है, इस पर अटैक कर दिया, प्लस वाला आएगा नहीं, H प्लस तो आएगा नहीं, कौन आएगा, OH माइनस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी OH माइनस है, तो अटैक कौन करेगा इस पे, OH करेगा। क्यों करेगा, प्लस को देखकर भाई, H इसके दोनों में प्रतिकर्षण आ जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्रतिकर्षण हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, ये इसको पीछे की तरफ ठेलेगा, ये इसको पीछे की तरफ ठेलेगा। लेकिन अगर प्लस में है, ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस, तो ये जाके इसमें जुड़ जाएगा तो बंद बन जाएगा, ऐसे समझो। तो यहाँ पे कौन अटैक किया, OH माइनस। अब OH माइनस किया तो देखो, अब देखो हो रहा है ना न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH क्या था हमारा, नाभिक रागी मैंने लिखवाया था, तो ये हमारा इस पर अटैक कर दिया, और अटैक कर दिया इस पे OH, तो क्या बनाया, यहाँ पे H2O लिख दो। ये फास्ट स्टेप होता है हमारा, फास्ट स्टेप होता है, बहुत फास्ट स्टेप होता है, तुरंत फट से अटैक करता है। ये होता है हमारा क्या, तेज पद में, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH जुड़ गया, और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन लिया था, यहाँ भी 3 डिग्री कार्बन मिला हमको। क्लियर, ठीक है, चलो, तब ये हो गया हमारा एस एनमर रिएक्शन का निर्माण, खत्म हो गया। अब इसकी दो चीजें, इसके बारे में दो बात होती है। पहला कि इसको एस एनमर रिएक्शन क्यों बोला गया सर, एक होता है अभिक्रिया का वेग, आपसे पूछा जाएगा एस एनमर रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग का निर्धारण कीजिए। अभिक्रिया का वेग कहाँ से लिखोगे आप,
2 स्टेप में हुआ है। तो देखो अभिक्रिया का जो वेग निर्धारण होता है, वेग रेट ऑफ रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वेग का निर्धारण या वेग का अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जो इंग्लिश होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो इंग्लिश हिंदी होती है होती है अभिक्रिया की वेग, वो निर्धारण कहाँ होता है। तो आपके एक चैप्टर होगा क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी, उसमें क्या होगा, अभिक्रिया का वेग हमेशा स्लो स्टेप से लिखा जाता है। ये वाला, ये धीमे पद में हुआ ना स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप, तो स्लो स्टेप से हमेशा अभिक्रिया के वेग लिखा जाता है। अब अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस पर कर रहा है, निर्भर किस पर है, इस पर निर्भर है, इस पर। अब वो जिस पर निर्भर है, अभिक्रिया का वेग जिस पर निर्भर है, वो कितने अभिकारक हैं, यहाँ पे दो कितने अभिकारक दिख रहे हैं, एक ही तो दिख रहा है तुमको, एक अभिकारक है। तो आप सीधे सीधे बताओगे अभिक्रिया का वेग निर्धारण क्या होता है, धीमे पद का होता है, और अभिक्रिया का वेग क्या होता है, हमेशा किस पर डिपेंड करता है, इस पर, कार्बन पर, 3 डिग्री कार्बन पर डिपेंड करता है। कैसे, अभिक्रिया का वेग कैसे लिखोगे, अभिक्रिया का वेग 3 डिग्री कार्बन पर डिपेंड करता है, किस पे करता है, 3। तो ये कितने हैं एटम है, कितने कितने न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ नीचे अटैक किया पहले वाले स्टेप में। अब ये फास्ट स्टेप था, ये स्लो स्टेप था, तो हम स्लो स्टेप से लिखेंगे, फास्ट स्टेप से कभी नहीं लिखा जाता, अभिक्रिया का वेग फास्ट स्टेप से कभी नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है तो स्लो स्टेप से। अब स्लो स्टेप से लिखा जाएगा तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर कितने अणु हैं इसमें, कितने अभिकारक हैं, किस पर डिपेंड कर रहा है, एक परमाणु पे, एक अणु पे कर रहा है, एक अणु पे कर रहा है। तो एक अणु है, इसको क्या बोलते हैं हम, RHC तो बोलते हैं। ब्रैकेट लगाओ, तो बराबर के स्थान लगाओ तो एक स्थिरांक लगाओ के, अगर बराबर नहीं तो आप प्रोपोर्शनल के स्थान लगाओ ऐसे, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू या व्युत्क्रम होता है, किसके व्युत्क्रम होता है, इसके व्युत्क्रम होता है, RX के, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, गुरु कोष्ठक में लिखेंगे, RX के बराबर होता है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे, यहाँ पे बराबर के साथ लगाओगे तो वहाँ एक स्थिरांक के, और जो के की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, और 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, RX ही आएगा, समझ में आएगा। तो अभिक्रिया का वेग कितने अणु पर निर्भर कर, कितने अणु परमाणु आए, कितने पे डिपेंड कर रहा है, एक पे, तो जितने पे डिपेंड कर रहा होगा उतना हम लिखेंगे, यहाँ पे एक पे डिपेंड कर रहा था ना, यहाँ पे मैं एक लिखा, के हमारा स्थिरांक है, कोई मतलब ही नहीं है, इधर समझ में आया क्या। तो अभिक्रिया का वेग पूछा जाएगा, अभिक्रिया वेग का निर्धारण कहाँ से हो रहा है, पहले स्टेप से, चरण फर्स्ट से, स्टेप फर्स्ट से आप लिखोगे, स्टेप फर्स्ट से अभिक्रिया का वेग का निर्धारण होता है, जो कि एक ही अणु पर डिपेंड कर रहा है, अणु है, ये एक अणु है, एक ही अणु पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अणु में 2 तरह के लोग हैं, एक कार्बन है, एक Cl है। तो एक कार्बन और Cl में कार्बन पर डिपेंड कर रहा है कि Cl पर डिपेंड कर रहा है, ये भी हो सकता है पूछ ले कि कार्बन पर डिपेंड कर रहा है कि Cl पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कार्बन पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि मैंने 3 डिग्री का कार्बन लिया है, ध्यान दो यहाँ पे 3 डिग्री, तो ये टोटल डिपेंड किस पे करेगा, 3 डिग्री कार्बन पर डिपेंड करेगा, Cl से कोई मतलब ही नहीं है इसको, Cl तो बंद तोड़ के निकल जा रहा है, जो अटैक कर रहा है OH वो 3 डिग्री कार्बन कर रहा है। तो दोनों पे निर्धारण हो रहा है, दोनों का निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा किस पर हो रहा है, कार्बन पे। Cl का तो इफेक्ट कुछ नहीं था, Cl तो बाहर निकल गया, तो जो डिपेंड कर रहा है वो कार्बन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है इतना, समझ में आया सबको। चलो अब इसको आपको अगर लेना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे बताऊं, ठीक है। जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे जल अपघटन लिखा है, लाइट की वजह से नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। एक चीज और, अगर मान लो पूछ लिया जाए कि ये रेशमी रस समीकरण है या आरस समीकरण है, रस समीकरण है कि आरस समीकरण है, तो देखो रस समीकरण कैसे होता है, कायरल कार्बन जानते हो ना, जिसकी चारों वैलेंसियां बराबर होती हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में हम। तो देखो इसमें कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है, और जिसमें कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है उसमें जो चित्र बनता है वो उल्टा और सीधा दोनों मिलता है। इतना बात तुमको बता दे रहा हूँ, इतना समझिए कि जो कार्बोधनायन बनाता है, अगर किसी भी मैकेनिज्म में कार्बोधनायन का निर्माण होता है तो उसका फिगर, उसका चित्र उल्टा और सीधा दोनों बनता है। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी, बुरा मत मानिएगा, इसको कर दो, तो इसको मिटाओ तो। देखिए बात ऐसे होती है कि 3 डिग्री का कार्बन है CH3C, यहाँ पे CH3
और यहाँ पे CH3, इस पर प्लस का चार्ज है, ये कार्ब आयन बना रहा है। अब पहले स्टेप में बनाया, दूसरे स्टेप में ये माने रखता है, बस कार्ब आयन बनना चाहिए मैकेनिज्म में। अब कार्ब आयन की स्पीसीज, इसका फिगर कैसे होता है जानते हो? इसका फिगर होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक कार्बन होता है, यहाँ पे एक H मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक H यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और एक CH3 है ना, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे स्पीसीज खाली है इसकी, यहाँ पे एक H लगा दे रहा हूँ इसका 3 पर, CH3 यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक, तो कार्ब कैटायन का जो चित्र होता है एकदम प्लेन होता है, प्लेन मिरर, एकदम प्लेन, जैसे बोर्ड रखा गया ना एकदम प्लेन होता है, उसके ऊपर एक अगल, एक बगल, एक नीचे की तरफ लटका होता है, मैंने ऐसे बना दिया। तो देखो ऑप्शन कितने मन रहे हैं, मान लो यहाँ पे हमारा Cl लगा होता, Cl मानते हैं हम यहाँ पे लगा होता, ठीक है, तो यहाँ से निकलता, यहाँ से निकल जाता, तो निकल चुका है वहाँ पे, मान लेते हैं Cl यहाँ लगा था, ठीक है। तो देखो इसके पास ऑप्शन कितने हैं जुड़ने का, एक तो नीचे से आ सकता है और दूसरा ऊपर से अटैक कर सकता है, ये तो नीचे से कर सकता है, ऊपर से भी कर सकता है। और यहाँ से मैं अभी बताया जस्ट कि यहाँ से Cl भी है, यहाँ पे क्या है, Cl लगा था, यहाँ से निकल चुका है, Cl पहले निकला था ना Cl, उसमें Cl यहाँ से निकल भी चुका है। तो ध्यान दो, अगर Cl निकला होगा तो यहीं आसपास रहेगा, ये भटकता रहेगा, भटकती आत्मा समझो। और एक ये हमारे ऑप्शन था, अगर OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ से करेगा, ध्यान दो, अटैक करेगा तो या तो ऊपर से कर सकता है या तो नीचे से कर सकता है, दो ऑप्शन इसके पास, या तो ऊपर से करे या तो नीचे से करे। अच्छा, ऊपर से अटैक करेगा तो यहाँ पे Cl निकला था, यहीं आसपास भटक रहा है, तो Cl उसके रास्ते में थोड़ा रुकावट डालेगा, रास्ते में मान लो उसको मिल गया तो रुकावट डालेगा, और ये रास्ता पूरा खाली है, ये वाला रास्ता पूरा खाली है, तो इस पे जल्दी बन जाएगा, इस पे कोई अवरोधक नहीं है, अवरोधक मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ पे जल्दी बन जाएगा, कोई लेट बनेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब नीचे से अटैक करता है, नीचे से कोई चीज अटैक कर रहा है, वो बनता है इन्वर्जन, इंग्लिश में बोलते हैं उल्टा, उल्टा बनता है, ऐसे समझो उल्टा, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और ऊपर से अटैक कर रहा है, ऊपर से, तो बनता है रिटेंशन, क्या बनता है, रिटेंशन, सीधा, सापेक्ष, धारण, अवधारणा, क्या बोलते हैं हिंदी में, धारण, रिटेंशन मतलब धारण, उल्टा सीधा का मतलब समझ लो, जैसे आप खड़े हो, जैसे ये हाथ है हमारा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, तो एक चित्र जो परछाई बनती है हमारी, किस तरह बनती है, उल्टी पीछे तरफ बनती है, आगे तरफ, आगे तरफ। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, चेहरा साफ साफ दिखता है हमको, सेम सेम चेहरा दिखता है, लेकिन एक चीज़ का क्लियर होता है, जो हाथ दायां हमारा इस तरफ ये इस तरह होता है, वो दायां हाथ इस तरफ रहता है, तो एक तरह का वो स्पीसीज उल्टी करा के बनाता है, इस तरह से बना देता है। तो इसका क्वेश्चन क्या होता है SN रिएक्शन में, ये बताओ कि SN रिएक्शन में जो हमारा फिगर बनता है, रस समीकरण होता है कि आरस समीकरण। देखो, अगर रिटेंशन सीधा और उल्टा दोनों चित्र बन रहे हैं, देखो इसमें दोनों चित्र बन रहे हैं, अगर सीधा और उल्टा दोनों चित्र बनते हैं तो वो रस समीकरण होता है, रस समीकरण, रेशमीकरण इसको बोलते हैं, रेशमीकरण, सॉरी, रेशमीकरण। अगर नीचे से मारता टाइप ऊपर से चित्र न बनता होता तो आर रस समीकरण, मतलब दोनों बनेगा तभी रस समीकरण होगा, अगर दोनों नहीं मिल रहा है तो आर रस समीकरण हो जाएगा, मतलब दोनों चित्र बनेगा। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है कि ये बताइए कि SN रिएक्शन में उल्टा बनने के ज्यादा चांस होते हैं कि सीधे बनने के ज्यादा चांस होते हैं, तो क्या बताओगे आप, उल्टा बनने के चांस ज्यादा होते हैं। देखो कैसे, यहाँ से ये OH अड़ाएगा, इस पर Cl यहाँ पे पहले था, मैंने बोला था Cl यहाँ से निकला है तो यहीं आसपास घूम रहा होगा, तो इस पर ही अवरोधक बनाएगा, 100% चांस तो होता है, 100% चांस पे ये इसके अवरोधक इसके रास्ते में रुकावट डालेगा, बट इधर से रोकने का कोई चांसेस नहीं है, कोई इधर से कोई रोकने वाला नहीं है, तो इन्वर्जन की मात्रा ज़्यादा होती है, मान लो 55%, और इधर से अटैक करने की, इधर से ऊपर से, इसका भी चांसेस क्या होता है 45%। मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनता है, लेकिन ज़्यादा कौन बनता है, इन्वर्जन, नीचे से, जो नीचे से अटैक होता है वो ज़्यादा बनता है और रिटेंशन कम बनता है। बस मोटी मोटी बात इसके बारे में ये थी, और जब दोनों साथ में बनेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशमीकरण हो जाएगा। आ जाते हैं SN2 रिएक्शन में फटाफट, उसके बाद ये हम खत्म कर देते हैं। देखो SN2 रिएक्शन क्या होता है, सिंपल से समझो, यहाँ पे दोनों चीज होते हैं हमारे पास, इसमें SN2 को बोलते हैं बायो मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बायोमोलिकुलर में होता है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 रिएक्शन। SN2 का मतलब S से मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापित होता है। N से होता है न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी, इसमें नाभिक रागी का प्रतिस्थापित होता है। कितने नाभिक रागी का होता है? 2 नाभिक रागी का प्रतिस्थापित होता है। वहां पे क्या हुआ था, एक नाभिक रागी पहले निकल गया था, पहले स्टेप में पहला नाभिक रागी निकल गया था, दूसरे में वो अटैक किया था, तो एक बार में वहां एक नाभिक रागी क्या हो रहा था, प्रतिस्थापन हो रहा था, हट रहा था। प्रतिस्थापन मतलब हटना, किसी चीज को हटा देना। तो वहां पहले में एक क्लोरीन निकल रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें 2 नाभिक रागी का क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा। एक यहां से वहां जाएगा, एक दूसरा वहां जाएगा। देखो कैसे होता है। इसमें जो कार्बन लेना पड़ता है हमको, वो सबसे कम डिग्री का लेना पड़ता है, सबसे कम डिग्री का लेना पड़ता है। वो हो सकता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसमें हम 1 डिग्री कार्बन लेते हैं। ये 1 डिग्री कार्बन बहुत ज्यादा देता है, 3 डिग्री कार्बन क्या करेंगे, ध्यान देना। सेम सिचुएशन CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और यहाँ किस लग क्या लगा है, Cl। और इस पर OH, इसमें एक ही स्टेप होता है, सिर्फ एक स्टेप में होती है, एक स्टेप में होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है, इसके पास ये किसी से आ सकता है, OH से आ सकता है, H2O जल से आ सकता है, यानी OH से आ सकता है, KOH से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इस पर क्या करता है, अटैक करता है। अब देखो यहाँ पे Cl है, इसकी स्पीशीज बना लो CH3, ये 1 डिग्री कार्बन है। तो ये 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे जब इस पर OH अटैक करता है तो यहाँ पे Cl है। अच्छा, ये बंद तोड़ेगा नहीं क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब ज़्यादा अभिकारक नहीं करता है, अभिक्रिया ज़्यादा करता नहीं है, ये बहुत कमजोर होता है। तो क्या होगा, ये इस पर आक्रमण करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा। भाई आगे से क्या है, जब तक बंद टूटेगा नहीं तब तक आक्रमण कहाँ से करेगा ये। अब देखता है Cl हाइड्रोजन, ये होता है माइनस, ये भी होता है माइनस, ये माइनस, ये क्या होता है, प्लस होता है, सब प्लस होता है। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, इधर से ये CH3 बड़े लोग हैं, इस पर आक्रमण कर नहीं सकता। मतलब ये अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना चाह रहा है। पहले क्या करेगा, पहले इस पर आक्रमण करेगा, लेकिन ये माइनस, ये भी माइनस, दोनों प्रतिकर्षण आ जाएगा। ये भी माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस जुड़ता ही नहीं है, माइनस माइनस जुड़ता ही है। ये इस पर अटैक करना चाहेगा, इससे जुड़ना चाहेगा, बट इसका बंध यहाँ से तोड़ नहीं सकता। जब बंध यहाँ से टूटेगा तभी ये इसमें जुड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ सकता, क्योंकि कार्बन और CH, कार्बन ज़्यादा स्टेबल है इससे, कार्बन ये बड़े लोग हैं, इसमें जुड़ नहीं सकता। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन के क्या किया, अब सोचा अगर इसको मैं अपने साथ मिला लूंगा तो ये जल बना लेगा, क्योंकि ये क्या होता है H+ और H- क्या बन जाता है, H2O। ये सोचा ये कमजोर है, इस पर आक्रमण कर दो। अब इस पर आक्रमण करेगा तो कैसे करेगा, देखो यहां से हो नहीं रहा है, तो ये आक्रमण कहां से हो रहा है, पीछे से हो रहा है। कहां से हो रहा है, पीछे से आक्रमण हो रहा है। अब पीछे से आक्रमण हो रहा है यहाँ पे, और जब पीछे से आक्रमण होगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये पीछे से आक्रमण करेगा तो अब क्या करेगा, अब कार्बन सोचेगा कि Cl और OH में दोनों बड़ा कौन है, भाई OH बड़ा हुआ है, Cl छोटा है। अब बड़े लोग को कोई आदमी अपने पास रखेगा, छोटे लोग को भाई बड़े लोग को रखेगा। तो अब क्या करेगा, ये कार्बन जब इस पर अटैच होना चाहेगा, जब इस पर पावर लगाएगा, दम लगाएगा, तो ये यहाँ से ये दोनों को नहीं छोड़ सकता, ये दोनों को नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा किसको, माइनस वाले को। ये तो इसके घर के सदस्य हैं, ये बाहर का सदस्य था, Cl को ही बाहर निकालेगा। अब Cl को जब बाहर निकालेगा यहाँ पे, तो जैसे जैसे ये ध्यान, तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका, OH इसमें धीरे धीरे जुड़ रहा है, इसमें कार्बन में, यहाँ पे CH3, यहाँ पे सॉरी H, यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये धीरे धीरे जुड़ रहा है और ये यहाँ से धीरे धीरे टूट रहा है। अब जब इस तरह का चित्र कभी भी आ जाए, यहाँ पे एक H लगा हुआ है क्योंकि अभी इस तरह H हटा नहीं है, जब तक ये पूरी तरह जुड़ेगा नहीं तब तक H हटेगा नहीं।
जब ये पूरी तरह से जुड़ जाएगा, ये पूरी तरह से निकल जाएगा, तब क्या करेगा, ये छट जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। H को तो प्रतिस्थापित कर नहीं रहा है, वो पीछे से आक्रमण करके, जो कमजोर आदमी था ना, इसके ऊपर दबा लिया, इसको इस पर चढ़ लिया भाई, इस पर अटैक कर दिया, इससे जीत कर लिया, इसको जीत हासिल करके इसके साथ हम ले लिया, और यहाँ Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। और जब Cl को बाहर करेगा तो देखो ध्यान से, तो धीरे धीरे क्या होगा, OH मिल गया कार्बन से, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये H, ये H, CH3 ये, और Cl को बाहर कर दिया, मतलब Cl क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया। मैं इसको नीचे लिख दिया हूँ ऐसे घुमा के, हाँ ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो। आगे रिएक्शन क्या हुआ, Cl बाहर निकल गया, जब Cl बाहर निकलेगा तो Cl निकल गया बाहर, बचा क्या, OH कार्बन CH3, ऊपर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ था, इसके बाद ये हमारा 1 डिग्री कार्बन बन गया। ये हो गया हमारा SN2 रिएक्शन। मतलब सिंपल बात कि SN2 रिएक्शन क्या होता है इसमें SN12 रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापित होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और कितने न्यूक्लियोफाइल का, 2 न्यूक्लियोफाइल का। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे Cl और OH 2 न्यूक्लियोफाइल हैं, 2 अभिकारक हैं। अगर बात करूँ मैं अभिक्रिया के वेग का, अभिक्रिया के वेग की अगर मैं बात करूं तो किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों पे डिपेंड करेगा ना। हाँ कि ना फास्ट स्लो, ये बस रिएक्शन हो जा रहा है, बहुत तेज हो रहा है रिएक्शन, बस ऐसे समझो पीछे से आगमन कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है ना बहुत ज़्यादा धीमा हो रहा है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन यहीं से निर्धारण होगा, क्योंकि पहला स्टेप है, एक ही स्टेप है, ये सारे काम एक स्टेप में हुए हैं, 2 स्टेप नहीं हुए, एक स्टेप में हो। तो अभिक्रिया का वेग कहाँ पर डिपेंड करेगा, इस पर ही डिपेंड करेगा। अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, अभिकारक पर। कितने अभिकारक हैं, एक ये है, एक ये है, 2 अभिकारक हैं। कितने हैं, 2 हैं। अब 2 है तो क्या हो जाएगा, एक हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। अब इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं, उसके बाद आप फटाफट लिख लीजिए। SN2 क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिया CH3 कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक Cl, एक Cl लिया, यहाँ पे CH3 में यहाँ पे लगा दूँ, नहीं तो बड़े लोग बन जाएंगे बाहर, तो थोड़ा दिक्कत आएगी। यहाँ पे OH था, OH आगे अटैक नहीं कर पाया था, पीछे से किया था, पीछे से, इसमें पीछे से अटैक होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या बनाया था, OH किसी के साथ आ सकता है, किसी के साथ आ सकता है, KOH यानी OH जल के साथ किसी के साथ आ सकता है। क्या होता है यहाँ पे, धीरे धीरे OH क्या होता है, इसमें धीरे धीरे जुड़ रहा है, किसमें, कार्बन में। हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन एक पहले है, पहले से इधर है ना ये, और ऊपर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl धीरे धीरे निकल रहा है। OH धीरे धीरे जब जुड़ेगा तो Cl धीरे धीरे निकलेगा ना भाई। तो क्या होता है, ये एक ही स्टेप में होती है, एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, 1 स्टेप, एक ही चरण होता है, इसमें चरण एक होता है। तो अब क्या हो गया, इसमें उसको दिखा दिया जाता है सीधा, OH जुड़ गया है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी H, Cl को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ये हो गया हमारा SN2 रिएक्शन। इसमें कार्बन का निर्माण नहीं हो रहा है, देख लो। और जो कार्बन का निर्माण नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तो ये रस समीकरण नहीं बनेगा, रिटेंशन इन्वर्जन बनेगा, उल्टा बन सकता है, लेकिन रिटेंशन नहीं बनेगा। जब दोनों नहीं बनेंगे तो ये रस समीकरण नहीं होगा, ये अरस समीकरण है। क्लियर, चलो ठीक है। अभिक्रिया का वेग कैसे लिखोगे, अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, अभिकारक पे। कितने अभिकारक हैं यहाँ पे, 1 2 2 अभिकारक है। अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारक पर डिपेंड करता है, तो अभिक्रिया का वेग बराबर प्रोपोर्शनल टू Rx, ये था हमारा पहला अभिकारक ये है, और दूसरा अभिकारक ये है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, NU-। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो समझे आप। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन मतलब SN, किसको हुआ सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, ये अपनी जगह से हटा है, ये अपनी जगह से हटा है, दोनों अपनी अपनी जगह से हटे नहीं हटे। उसमें क्या था, उसमें कहा पहले Cl निकल गया था तब OH किया था, तो एक हटा नहीं था, वो उसको न्यूक्लियोफाइल ने हटाया नहीं था, वो अपने हाथ से हटा था। इस पर क्या होगा, इस पर ये न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, एक यहाँ से हटा है
और ये अपनी जगह से हटा, ये अपनी जगह से हटा, दो लोग हटे हैं एक जगह से। तो देखो सब्स्टिट्यूशन का S प्रतिस्थापित हुआ, OH Cl दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, न्यूक्लियोफाइल का N कितने का हुआ है, एक कि दो का हुआ है, SN टू। तो इसी तरह SN अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा गया, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू R अभिकारक पर निर्भर करता है ना, एक अभिकारक दो अभिकारक, या प्रोपोर्शनल के साइन ना हटाओ तो सीधा वेग बराबर स्थिरांक लगाओ K ब्रैकेट के अंदर R X एंड N U माइनस ये हो गया हमारा SN1 एंड SN2 रिएक्शन इट इज द एंड। इसके बारे में और अगर बहुत बेहतरीन जानकारी होगी, इसमें मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको लास्ट में, तो पूछा जाए या द एंड हो गया यहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन, बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा हवा नहीं होता, इसको हवा बना देते हैं सब लोग बस। SN1 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, पूछी बहुत जाती है, ठीक है ना। सिंपल SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, वो एक स्टेप में होता है, एक चरण में होता है। इसमें क्या होता है, अच्छा जब ये चीज होती है, इसमें ध्यान दीजिएगा, जब OH जुड़ता है, जब ये अवस्था बनती है, ये वाली अवस्था बनती है, तो इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। मतलब इसमें क्या होता है, OH निकल इससे जुड़ रहा है और Cl क्या कर रहा है, बाहर धीरे धीरे निकल रहा है। तो OH जब धीरे धीरे इसमें जुड़ रहा होता है, जब कभी भी कोई भी स्पाइसी कोई भी तत्व कोई भी एलिमेंट जब धीरे धीरे जुड़ रहा होता है और यहाँ से धीरे धीरे निकल रहा होता है, तो वो हमारा होती है संक्रमण अवस्था। जब अभी ना ये निकला है ना ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी संक्रमण अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतना चीज़ क्लियर है। अब SN2 रिएक्शन हमारा खत्म हुआ, अब हम आगे इसका देखेंगे, आगे का रिएक्शन।